गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज हम आदिम अर्थव्यवस्था में संपत्ति का कैसी व्यवस्था थी, वो कैसी अपनी आजीविका कमाते थे, कैसे उनके बीच में अचल संपत्ति का बंटवारा होता था, इस बात पर चर्चा करेंगे। आदिम अर्थव्यवस्था जो थी उस पर सामूहिक रूप से सबका बराबर का अधिकार होता था, क्योंकि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकत्रित वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को हम इकट्ठा करते थे, उसे हम संपत्ति कह सकते थे। विभिन्न आर्थिक स्तरों में संपत्ति की अवधारणा जो थी वो बदलती रहती थी। जैसे शिकार करने वालों में शिकार का क्षेत्र सामूहिक संपत्ति माना जाता था। पशुपालकों में पशुओं व चारागाहों भूमि को संपत्ति माना जाता था। और आधुनिक युग में मशीन, पूंजी, भूमि तथा प्रविधि को संपत्ति मानते हैं। तो वर्तमान में संपत्ति का उपयोग आराम प्राप्त करने और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने व दूसरों पर अधिकार करने के लिए किया जाता है। तो इस अर्थ में आदिम समाजों में जो संपत्ति नहीं पाई जाती, वहां पर आधुनिक समाज की तरह से पूंजीपति व मजदूर जैसे आर्थिक वर्ग ही हैं, और ना उनमें इतनी बड़ी आर्थिक खाई होती है कि आदिम समाजों में पाई जाने वाली संपत्ति को प्रमुख हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक वस्तुएं, जिस पर सबका समान अधिकार होता है, जैसे भूमि है, नदी है, नहर है, समुद्र है ना, फल फूल हैं, पेड़ पौधे आदि। दूसरी मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं, जिसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, जैसे मकान है, कपड़े हैं और वस्त्र हैं और खोदने की औजार हैं, जैसे फंदा है, तीर धनुष है आदि। और तीसरी है अभौतिक संपत्ति, जैसे संगीत है, कथाएं हैं, ये सब वस्तुएं। तो इनका कैसे वितरण होता था, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थी प्राकृतिक वस्तुएं। आदिम समाजों में प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त अनेक वस्तुएं संपत्ति मानी जाती थी, जिनको प्रकृति ने हमें प्रदान किया था। जैसे भूमि जो थी प्रारंभ से ही अचल संपत्ति मानी जाती थी। शिकार करने, फल फूल एकत्रित करने और पशुओं को चराने आदि समाजों में एक निश्चित क्षेत्र होता था, जिसे सामूहिक संपत्ति माना जाता था। और सभी लोगों को उस भूमि में शिकार करने का, फल फूल एकत्रित करने का और पशुओं को चराने का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में बच्चों आने वाले जो नदी, तालाब, पहाड़, समुद्र आदि भी सामूहिक संपत्ति माने जाते हैं। भूमि को आदिवासी आर्थिक दृष्टि से ही नहीं देखते, बल्कि उनके प्रति धार्मिक एवं पवित्र दृष्टिकोण भी रखते हैं। जैसे अरुंटा जनजाति में यह विश्वास प्रचलित है कि कुछ स्थान ऐसे पवित्र हैं जहां उनके देवता निवास करते हैं। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और टोटम निवास करता है।
टोटम का मतलब है धर्म से संबंधित है, जहां संपूर्ण जनजाति की उत्पत्ति हुई है और यह स्थान सारे समूह द्वारा पवित्र माना जाता है। कई बार भूमि व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में भी हो जाती है। जैसे कृषक समुदायों में प्रत्येक व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि होती है जिस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है। कृषि योग्य भूमि दूसरे क्षेत्र में पशु चराने, शिकार व फल फूल एकत्रित करना चाहती है तो उसे उस भूमि के निवास करने वाली जनजाति के मुखिया से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अफ्रीका की जनजाति में संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता है, परंतु वह उस भूमि पर बगीचा लगाने, फल फूल पैदा करने के लिए उसे परिवार के अन्य व्यक्तियों में बांट देता है। दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। ये तो थी हमारी प्राकृतिक वस्तुएं। अब दूसरा है हमारी मानव निर्मित वस्तुएं। मानव द्वारा जिसका निर्माण किया गया हो वो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे खेती करने के लिए औजार, उपकरण जो एक व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं और वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति उसको मांग कर अपने काम के लिए ले जाते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो उसे वापस लौटा देते हैं, लेकिन उस पर संपूर्ण अधिकार जिस व्यक्ति ने उस वस्तु का निर्माण किया है उसका ही होता है। केनगेंग और एक्सिमो दोनों में लोगों में औजार व उपकरण निर्मित करने वाले की संपत्ति होती है और जिसको आवश्यकता होती है वो मांग कर उसे ले जाता है और काम करने के बाद वापस उसे दे जाता है। तीसरी है हमारी अभौतिक संपत्ति। आदिम समाजों में जादू टोना, कथाएं, गीत संगीत आदि भी संपत्ति ही माने जाते थे। एक वंश की कथाओं तथा जादू टोनों आदि को भी हस्तांतरित उसी प्रकार से होता था जैसे अभौतिक संपत्ति का होता है। अपने मामा की भौतिक संपत्ति के साथ साथ जादू टोना व पद का भी उत्तराधिकारी होता है। हमने देखा है कि कई बार व्यक्ति पोर्टलेज अपने पूर्वज के पद के नाम को ग्रहण करने के लिए भी देता है। अनेक जनजातियों में पद एवं जादू टोने आदि को सीखने के लिए संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि इसको प्राप्त करने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है। वो एक पद के रूप में कार्य करता है, तो जो व्यक्ति उस पद को धारण करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए लोग आपस में संघर्ष करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है कि पिता के बाद किसको उसका अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक समाज में उत्तराधिकार संबंधी कुछ विशेष नियम पाए जाते हैं। जैसे पितृसत्तात्मक समाजों में पिता से पुत्र को संपत्ति को हस्तांतरण होता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी भांजा होता है। जैसे ट्रावनकोर कोचीन के राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है। मातृसत्तात्मक गारो जनजाति में परिवार की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है और जहां स्त्रियों को संपत्ति के रूप में समझा जाता है वहां उसका हस्तांतरण भी वस्तुओं की तरह ही होता है। जैसे बैक्स द्वीपवासियों में, ब्रिटिश कोलंबिया की जनजातियों में मामा की विधवा स्त्रियां भांजे को उत्तराधिकारी में मिलती हैं। अब बात है कि संपत्ति उत्तराधिकारी में भी कहीं कहीं
ज्येष्ठाधिकार को मिलता है और कहीं कहीं कनिष्ठाधिकार, मतलब सबसे बड़े पुत्र को या सबसे छोटे पुत्र को। जैसे इफगो एवं ज्येष्ठाधिकार, मतलब इफगो एवं कुचकी जनजातियों में संपत्ति सभी पुत्रों में बांटी जाती है, परंतु जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उससे बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसे कहते हैं ज्येष्ठाधिकार। मसाई जाति में प्रमुख स्त्री का सबसे बड़ा पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता है और माओरी जनजाति में भी पिता का पद सबसे बड़े पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठाधिकार के पीछे कुछ जनजातियों में यह विश्वास पाया जाता है कि पति या पितामह या पूर्वजों की प्रेत आत्मा ज्येष्ठ पुत्र में प्रविष्ट होकर पूर्व जन्म लेती है, इसलिए कई अनुष्ठानिक समारोह केवल ज्येष्ठ पुत्र को द्वारा ही किए जाते हैं। ये हो गया सबसे बड़े पुत्र की बात। अब है कनिष्ठाधिकार। कनिष्ठाधिकार का मतलब है कि कुछ जनजातियों में कनिष्ठाधिकार भी पाया जाता है। इसमें परिवार के सबसे छोटे पुत्र या पुत्री को उत्तराधिकारी माना जाता है। बड़गा लोगों में लड़के विवाह के पश्चात अलग घर बनाकर रहते हैं और सबसे छोटा पुत्र ही माता पिता के साथ रहता है और माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वही पूर्ण रूप से अधिकारी भी होता है। जैसे खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार में सबसे छोटी लड़की परिवार में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करती है और परिवार की चल व सारी अचल संपत्ति की स्वामी होती है। लेकिन किर्गिज में कुछ एक्समी लोगों में भी कनिष्ठाधिकार प्रचलित है। कुछ जनजातियों में ज्येष्ठाधिकार या कनिष्ठाधिकार से भिन्न उत्तराधिकार के नियम भी प्रचलित हैं। जैसे कुछ जनजातियों में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उससे संबंधित वस्तुएं जला दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में आनुवंशिक संपत्ति होती ही नहीं है तो उत्तराधिकार भी नहीं होता है। धन्यवाद।